पाठ 14 अपना अपना भाग्य। यह एक ऐसे ग्रामीण बालक की कहानी है जो गरीबी से तंग आकर नैनीताल आ जाता है। लोगों की कठोरता और स्वार्थी स्वभाव उसके अंतर मन को झकझोर कर रख देते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि अपना अपना भाग्य कहकर कैसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है। इस कहानी में निम्न वर्ग के बालक की दयनीय आर्थिक स्थिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। यह कहानी हमें यथार्थ की पहचान कराती है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ताल में किश्तियां अपने सफेद बाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकार व गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाघ थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। घंटे के घंटे सरक गए। अंधकार गाढ़ा हो गया। बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं। जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिप सो जाना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी और कब थमेगी, इसका क्या ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहां बैठे। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे की उस भीगी, बर्फीली, ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा नामालूम हुआ तो मैंने खींचकर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा। कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगे सिर। एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग। आने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है, मैंने पूछा।
इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ हो नहीं सकता, कल मिलना। होटल डी पब जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। फिर ठंडी सांस खींचकर मित्र ने पूछा, कहां सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई।
चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म करके चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य।